नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के इस सीरीज़ में आज मैं फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ दूसरे लेक्चर के साथ। पहले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन और फंक्शंस के बारे में चर्चा किया था। जिन्होंने नहीं देखा है आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, उनको समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग लीनियर फंक्शन को आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेटा समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस अर्थात फलन के प्रकार क्या क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हम देखिए फंक्शंस को हम मेजरली दो पार्ट्स में बांटेंगे। एक वो फंक्शन जो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, है ना, और दूसरा वो फंक्शंस जो कि हमारे नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं। नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो आइए एल्जेब्रिक फंक्शंस में हम लोग इसको समझते हैं कौन कौन से फंक्शन। बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीनियर फंक्शन को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लीनियर फंक्शन को। नाउ सेकंड वन इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन और आखिर में हम लोग समझेंगे रैशनल फंक्शन को। आखिर में हम लोग समझेंगे रैशनल फंक्शन को। नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन के अंतर्गत हम जिन फंक्शंस की चर्चा करेंगे वो हैं हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा, और लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हालांकि फंक्शन अगर मैथमेटिक्स की दृष्टि से देखेंगे तो और भी प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पर हमारा पूरा डिस्कशन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से है। अर्थात हम उन फंक्शंस को देखेंगे जो इकोनॉमिक्स में प्रायः उपयोग में आते हैं। तो ये तो था टाइप्स ऑफ फंक्शन और उनके डिवीजन। आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे लीनियर फंक्शन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बेटा, लीनियर फंक्शन क्या है। सो व्हाट इज लीनियर फंक्शन। मैंने कहा कि सपोज दो वेरिएबल्स हैं x और y और उनके बीच में एक फंक्शनल रिलेशन हमको इस प्रकार से दिया है दैट y इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर जो हमारा x है बेटा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और मैं कहूँ कि यदि इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप हमको स्टेब्लिश करना होगा तो कैसे करेंगे। सो द लीनियर रिलेशनशिप between x and y are given as, किस प्रकार से दिया जाएगा बेटा। सपोज y is equals to ax plus b। अब अगर आपको याद होगा तो ये जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन है, ये और कुछ नहीं बल्कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है बेटा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। आई बात समझ में। जहां पर वेयर ए इज द स्लोप। ए क्या है बेटा, ये स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। और बी क्या बता रहा है बेटा, बी इज द इंटरसेप्ट। बी क्या है हमारा, बी इंटरसेप्ट है। और ये बी हमको कब मिलता है, बी हमको तब मिलेगा बेटा जब x की वैल्यू 0 होगी उस समय, अर्थात एट x इज इक्वल्स टू 0 y विल बी इज इक्वल्स टू b। तो ये है हमारा इंटरसेप्ट। अब यहां से हमको दो चीजें समझनी होंगी। एक कि जो स्लोप a है हमारा बेटा, ये या तो पॉजिटिव हो सकता है, ये या तो पॉजिटिव हो जाएगा और या तो
नेगेटिव हो सकता है, अर्थात a इज लेस देन 0। तो इन दोनों केसेस में किस तरीके से लीनियर फंक्शन में बदलाव होगा, आइए समझते हैं। तो ये चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि अगर हमारा सपोज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है और किसी समय जब स्लोप ऑफ द फंक्शन वो पॉजिटिव है, तो ऐसे में जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा बेटा, सपोज ये x है और ये y है, तो ऐसे में जो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा, अर्थात अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा क्योंकि यहाँ पर स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है बेटा। और जहां पर y एक्सिस को ये लाइन कट कर रही है वही आपका इंटरसेप्ट b को मेजर करेगा। क्यों? क्योंकि आप इस लेवल पे देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है, 0। अब इसी तरीके से हम समझते हैं कि अगर a लेस देन 0 होगा अर्थात नेगेटिव होगा। जब स्लोप नेगेटिव होगा बेटा, तो ऐसे में जो हमारा कर्व होगा, हम सबको पता है वो क्या होगा, वो नीचे की ओर गिरता हुआ होगा, अर्थात ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। ओके, ये है हमारा x, ये है हमारा y, और यहाँ पर जो इंटरसेप्ट b होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, हो रही हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, हम कैसे इसको डिटरमिन करेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड फाइंडिंग द स्लोप ऑफ a straight line, finding the slope of a straight line। ओके, तो अगर किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमको निकालनी है जबकि वो लाइन जो है किसी दो बिंदुओं से होकर के जा रही है, फाइंडिंग द स्लोप ऑफ a straight line passing through any two points। अब मैंने कहा कि सपोज हम लोग देख लेते हैं कि कोई दो पॉइंट P है और Q है, तो P का जो कार्टेशियन प्लेन में इसको लिखेंगे तो हमने कहा कि ये x1 y1 है और जो Q पॉइंट है वो x2 y2 है। तो अर्थात कार्टेशियन प्लेन पे दो हमको पोजीशन मिले हैं P और Q जहां से वो लाइन पास हो रहा है। आइए इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देख समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफिकली इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा। ओके, और फिर से हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए, मैंने कहा कि कोई लाइन इस तरीके से दी हुई है। ओके, एंड हियर वी हैव x एंड हियर वी हैव y, और ये लाइन पे दो बिंदु है, एक है P और एक है Q, अर्थात ये लाइन दो बिंदुओं से होकर के जा रही है और P का कार्टेशियन प्लेन x1 y1 है और Q का x2 y2। अब मैंने कहा कि अगर इसका स्लोप हमको निकालना होगा तो असल में हमको ये थीटा एंगल निकालना होगा। आई बात समझ में? अब ये कोई बिंदु सपोज मैंने कहा R है, अब ये R बिंदु मैंने कहा कि ये P है। P क्या है? x1 y1 है बेटा, तो यहाँ पर अगर हम y को मेजर करेंगे तो ये y1 को शो करेगा और यहाँ पर x को मेजर करेंगे तो x1 को शो करेगा। सिमिलरली Q पर अगर यहाँ पर हम x को मेजर करेंगे तो x2 होगा और अगर इस लेवल पे हम लोग y को मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा y2। सो हियर we have y2 minus y1 which is also equal to change in y, और ये जो पोर्शन है बेटा पूरा ये हमारा क्या देगा, x2 minus x1 which can also be written as change in x।
तो यहाँ पर जब हम स्लोप निकालेंगे बेटा, तो अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें कि इफ एनी स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा वो इस तरीके से दिया होता है दैट द स्लोप ए विल बी गिवन एज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, इस तरीके से प्रोवाइडेड दैट कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि x1 x2 अगर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा और समथिंग अपॉन जीरो वो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, अन्य शब्दों में अगर हम इसको अनदर वे में देखने की कोशिश करेंगे, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक a इज इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, अब अगर ये चेंज बहुत स्मॉल है, अगर ये चेंज बहुत ज्यादा स्मॉल है, देन वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक dy बाई dx, जिसको कि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे, बट हियर वी आर मेनली कंसर्न विद दिस फॉर्मूला। ओके, चलिए अब अगले स्लाइड पे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे बेटा कि अगर कोई लाइन जो है वो किसी एक बिंदु से जा रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। व्हाट आई मीन टू से दैट फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ straight line passing through a point। अब मैंने कहा कि ये कोई पॉइंट है बेटा x1 y1, ओके, एंड स्लोप a। तो अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है बेटा, इक्वेशन निकालना है। इसके पहले हम क्या निकाल रहे थे, स्लोप। अब हमको स्लोप यहाँ पर दिया हुआ है a है और कोई एक बिंदु दिया हुआ है x1 y1। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका इक्वेशन निकालेंगे तो दिस विल बी गिवन एज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू a इंटू x माइनस x1। या इसको अन्य तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। So this will be our equation of straight line। मुझे लग रहा है कि ये चीजें अब हम लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे हम लोग करने की कोशिश करते हैं। So let us understand the example। एग्जाम्पल सपोज मैंने कहा कि एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूरोपियन पॉपुलेशन वो दिया हुआ है। यूरोपियन पॉपुलेशन इन 1960 में दिया हुआ है बेटा, कितना है ये, 641 मिलियन है। ओके, और बाद में in 1970 this population becomes 705 million। ओके, सो अब इस क्वेश्चन में हमें ये करना है that we have to estimate the linear function। क्या कह रहा है, that estimate the linear function। क्योंकि हम लोग यहाँ पर लीनियर फंक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए उसी से संबंधित क्वेश्चन हमको लेना है। लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम t, ओके, and approximate the population in 1975 and in 2000। बहुत आसान है।
कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सो टेक द सॉल्यूशन। अब एक बात यहाँ पर हमको समझना होगा कि यहाँ पर जो टाइम t है बेटा, समझिएगा, जो टाइम t है वो कब से दिखाया गया है, 1960 से। तो हम 1960 को बेस मानेंगे और कहेंगे एट द 1960 t इज इक्वल्स टू 0। तो 1961 क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से 1970 जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये t इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। इस पूरे डिस्कशन के अकॉर्डिंग हमको ये पता चला कि समय के साथ पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, अर्थात पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। सो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ओके, it means we can write like t is the function of t, अर्थात पॉपुलेशन जो है वो t का एक समय का एक फलन है। नाउ द linear relationship can be given as p is equals to at plus b। रिमेंबर, ये स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है उसी के आधार पे मैंने इसको लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ओके, चलिए अब यहाँ से हमको निकालना है बेटा कि किस प्रकार से ये पॉपुलेशन ग्रोथ लाइन को हम लोग एस्टिमेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले कि हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ की लाइन है ये दो बिंदुओं से होकर के जा रहा है। सो 2 पॉइंट्स यहाँ पर हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब ये 2 पॉइंट्स जो हैं हमको ये इस तरीके से मिलेगा। एक तो हो जाएगा बेटा हमारा T1 P1 और एक हो जाएगा हमारा T2 T2। आइए समझते हैं कैसे। देखिए बेटा, जब हम इनके बीच में संबंध को स्थापित करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर हमारा t होगा और यहाँ पर हमारा p होगा, और t और p के बीच में जब हम देखेंगे संबंध तो हमको दो बिंदु मिलेगा। सपोज मैंने कहा ये हो गया कोई बिंदु a और ये हो गया कोई बिंदु b। बिंदु a जो है वो किसी समय टाइम t1 पर p1 लेवल ऑफ पॉपुलेशन को प्रदर्शित करता है, और बिंदु b जो है वो किसी समय T2 पर P2 लेवल ऑफ पॉपुलेशन को प्रदर्शित करता है। अर्थात यहाँ पर जब हम लोग ये थीटा एंगल अर्थात जो स्लोप है उसको निकालेंगे तो स्लोप A जो है बेटा वो क्या हो जाएगा हमारा T2 माइनस P1 बटा के T2 माइनस T1। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बिंदु है हमको कैसे पता चलेगा, अर्थात A जो कि हमारा T1 P1 है ये कैसे होगा बेटा। तो T1 हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर T1 हमको पता है कि T1 हमारा यहाँ पर 0 है। जब हम पिछले स्लाइड पे जाएंगे, देखिए इसको, यहाँ पर हमने बताया है कि जो हमारा T1 जो है वो क्या है बेटा, वो 0 है, क्योंकि 1960 यहाँ से शुरुआत हो रही है टाइम की। और इस समय जो हमारा पॉपुलेशन है अर्थात जो P1 हो जाएगा वो 641 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा टाइम है वो 0 है और 0 टाइम पे जो पॉपुलेशन था वो 641 मिलियन था। तो ये हो गया। इसके बाद जो पॉइंट बी है वो दिखा रहा है बेटा T2 और T2 को। T2 क्या है 1970 अर्थात 10 साल बाद, तो T2 क्या हो जाएगा हमारा 10, और जो हमारा P2 है बेटा उस समय मतलब पॉपुलेशन कितनी हो गई है 705। तो हमारे जो दो पॉइंट्स हैं वो ये हैं। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को हम फॉर्मूले में रखेंगे तो फॉर्मूला क्या था बेटा, हमको याद है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अगर हम a को यहाँ पर इलेबोरेट कर देंगे बेटा तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस
x1 x माइनस x1। ठीक है, अब इसको हम अपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे, अर्थात पॉपुलेशन और टाइम के रेफरेंस में। सो जब हम इसको पॉपुलेशन एंड टाइम के रेफरेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस पी वन इज इक्वल्स टू p2 माइनस p1 अपॉन t2 माइनस t1, यहाँ पर हो जाएगा t माइनस t1। ठीक है, तो आइए रख देते हैं वैल्यूज। p माइनस p1 क्या है बेटा, p1 इज 641। ओके, और p2 क्या है यहाँ पर हमारा 705 माइनस 641 अपॉन t2 क्या है बेटा 10 माइनस t1 क्या है 0, और यहाँ पर t माइनस t1 क्या है बेटा 0। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल अराइव एट p is equals to 6.4 t plus 641. This will be our general finding of the population's linear function. This will give us the population's linear function. So you can solve this by your own, you will arrive at this. अब इस पूरे में हम क्या देखेंगे कि जब आप t की वैल्यू मतलब हमारा इक्वेशन क्या था बेटा, p इज इक्वल्स टू 6.4 t प्लस 641। अब यहाँ पर जब आप t की वैल्यू को रखते जाएंगे, अर्थात t इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, अप टू 10 रखेंगे, तो आपकी अलग अलग वैल्यूज पॉपुलेशन की अलग अलग साल में आने लगेगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर आपको 1975 के लिए निकालना है तो यहाँ पर t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 15। तो 1975 में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी 6.4 इंटू 15 प्लस 641। ओके, सॉल्व इट। इसी तरीके से 2000 में अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 प्लस 25 अर्थात 40। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो p इज इक्वल्स टू 6.4 इंटू 40 प्लस 641 हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। नाउ दिस इज द असाइनमेंट टू यू टू सॉल्व दिस। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हम आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जहाँ की हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे, आप सब जुड़ेंगे और हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।